नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। इस निर्भया को इंसाफ कब, पूरा देश इस समय ये पूछ रहा है। जी हां, निर्भया गैंगरेप के बाद भी देश में बेटियों से दरिंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जगह और नाम भले बदल जाएं, लेकिन बेटियों की हालत आज भी पहले जैसी ही है। 2012 में निर्भया के साथ गैंगरेप करने वाले दोषियों को तो फांसी की सजा मिल गई, लेकिन आज भी ऐसे लोग समाज में हर तरफ घूम रहे हैं जो कभी निर्भया तो कभी हाथरस की बेटी को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। ऐसे लोगों का चेहरा जरूर बदला है, लेकिन महिलाओं को लेकर इनका चरित्र आज भी पहले जैसा ही है। शायद इसलिए इन्हें कानून का भी कोई खौफ नहीं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में इन दरिंदों की शिकार हुई बेटी ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। दरिंदों ने न केवल दलित युवती के साथ गैंगरेप किया, बल्कि उसके साथ इस कदर हैवानियत की कि उसकी दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस मामले पर अलीगढ़ रेंज के आईजी पीयूष मौर्डिया का जो बयान है वो चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ ही नहीं। आईजी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। उनके मुताबिक 14 सितंबर को पीड़िता के भाई ने शिकायत दी थी कि एक शख्स ने उसकी बहन पर हमला किया और जान से मारना चाहता है। आईजी ने कहा कि उस वक्त पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने आगे बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि वो शख्स उसका उत्पीड़न कर रहा था, लेकिन पीड़िता ने इसके अलावा और कोई आरोप नहीं लगाया। स्टेटमेंट के आधार पर छेड़खानी की धारा तब तक हमारे पूछने के बावजूद हमने कोई आरोप नहीं लगाया, ना ही हमने इसके पश्चात दिनांक 22 को जो शिकाधिकारी पहुंचे उसका बयान हुआ था। काफ़ी पहले घोषणा दी और 3 अन्य बच्चों के नाम बताए उनके द्वारा इसके आधार पर पुलिस द्वारा लगातार विवेचना बड़ी कड़े गति से की गई और जैसे उनके नाम बताया उन सभी मेडिकल एग्जामिनेशन के समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य जो है इससे सामने नहीं आया था। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि ये सभी फॉरेंसिक साइंस लैब में एग्जामिनेशन के लिए जो कि भेजे जा रहे हैं आगरा से और इस मामले पर सुनते हैं हाथरस के एसएसपी और डीएम का क्या कुछ कहना है। के आधार पर गैंग रेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था उसके अलावा 3 और अभियुक्त के नाम बताए। उसमें से एक अभियुक्त को 22 को उन्होंने नाम बताए और 23 को हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके बाद हमने 25 को दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया और 26 को तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया। इस प्रकार चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और 28 तारीख को परिवार से सहमति के उपरांत उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया गया, जहां पीड़िता की आज सुबह मृत्यु हो गई, जो बड़ी दुख की बात है। पीड़िता को SC/ST एक्ट में 4,12,500 रुपये की धनराशि दी गई थी और आज 5,87,500 रुपये की धनराशि जिला प्रशासन द्वारा और दी जा रही है। इस प्रकार पीड़िता को जो कुल आर्थिक मदद दी जा रही है वो 10 लाख रुपए की हो गई है। इसके अलावा हम इसकी शीघ्र विवेचना कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जाएगी। इस सूचना पे चूँकि प्रीवियसली FIR कायम हो चुकी थी 307 में, बाद में इसमें 376D धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अब 307 से इसे 302 में तरमीम किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है और वो की जा रही है। चारों अभियुक्तों की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो 376D सेक्शन लगे हुए थे उस सेक्शन के आधार पर शासन द्वारा जो निर्धारित धनराशि थी FIR कायम होने के बाद उसकी प्रथम किस्त 4,12,500 रुपये पीड़िता के मृतका के परिवार वालों के खाते में उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। शेष धनराशि चूँकि चार्जशीट भेजने और आरोप पत्र के सिद्ध होने के बाद की जानी है, तो वो कार्रवाई अभी पेंडिंग है और वो शीघ्र चार्जशीट करवाने की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
तो निर्भया गैंगरेप के बाद भी देश में बेटियों से दरिंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाथरस की बेटी ने आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग हार गई है। आपको बता दें कि गैंगरेप हुआ था हाथरस में। उत्तर प्रदेश के हाथरस का ये पूरा मामला रहा, जहां एक दलित किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ था। इस घटना के बाद यूपी में राजनीति भी काफी तेज हो गई थी। बच्ची की हालत बिगड़ने लगी और उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और मंगलवार यानी कि आज इस बच्ची ने दम तोड़ दिया है। ये नाबालिग बच्ची थी। वारदात के बाद वह 1 हफ्ते से ज्यादा बेहोश रही थी। सोमवार को ही हालत खराब होने के बाद किशोरी को एम्स से दिल्ली ले जाया गया था। मंगलवार की सुबह लगभग 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। मेडिकल परीक्षण में पता चला था कि युवकों ने गैंगरेप के बाद पीड़िता की रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाला था। पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। 21 सितंबर को किशोरी के होश में आने के बाद किए गए डॉक्टरी परीक्षण के दौरान मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। पीड़िता ने होश में आने पर यह बताया भी था कि उसकी आरोपियों ने जीभ काट दी थी, जिससे वह लोगों को इस घटना के बारे में ना बता सके। ये पूरा जो मामला था वो हाथरस के थाना चंदपा इलाके के गांव में 14 सितंबर को हुआ था, जहां 4 दबंग युवकों ने 19 साल की दलित लड़की के साथ एक खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इस मामले में पुलिस ने लापरवाही भरा रवैया भी अपनाया। रेप की धाराओं में केस न दर्ज करते हुए छेड़खानी के आरोप में एक युवक को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसके खिलाफ धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये जानकारी हम आपको दे दें कि घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद पीड़िता होश में आई तो जाकर उसने सारी आपबीती अपने परिजनों को बताई। और पुनीत मोहन और संजीव सिंह दोनों संवाददाता इस समय लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ। सबसे पहले पुनीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हाथरस की एक पीड़िता ने आज दम तोड़ दिया है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में और उसके बाद से सियासत काफी तेज हो गई है। जानकारी मैं ये चाहूंगी फिलहाल सूबे में किस तरह से सियासत हो रही है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था और आज जिस तरीके से हाथरस के चंदपा इलाके की जो नाबालिग लड़की थी जिसकी आज मौत हुई है, लोगों को फिर से निर्भया कांड याद आ गया है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल आ गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अजय कुमार लल्लू जब अपने कार्यालय से निकले तो पुलिस ने उनको जबरन रोका, जिसके चलते वो धरने पर बैठ गए और जो जिला समाजवादी पार्टी की जिला इकाई है वो और महिला विंग जो है वो प्रदर्शन कर रही है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन विपक्षी दल सीधे योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर आपका जो मैनिफेस्टो था 2017 में महिला सुरक्षा कानून को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर के जिन बातों को करके आप सत्ता में आए, कुछ दिन बाद उस पर काम भी हुआ, गुंडा दमन दल बना, तमाम ऐसे दल बनाए गए, लेकिन धीरे धीरे ये दल कागजों में सिमटते गए। छेड़छाड़ की धाराओं में जब रेप होता है उसकी जो घटना है वो छेड़छाड़ की धाराओं में दर्ज करती है पुलिस। ये लापरवाही भरा रवैया रहता है जिसके चलते अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। और आज जिस तरीके से गैंग रेप की जो पीड़िता थी उसने दम तोड़ा है सुबह 4 बजे लगभग, उसके बाद जो प्रदेश में और देशवासियों में जो गुस्से का उबाल है वो योगी सरकार को देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार जो है वो सफाई पेश कर रही है, जो आईजी है उस रेंज के वो सफाई पेश कर रहे हैं कि जबान काटने की बात गलत है, गर्दन तोड़ने की बात गलत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर रेप की घटना थी उसको पुलिस ने इतने हल्के में क्यों लिया? क्यों नहीं जो विंग बनाई गई थी, कई जो छेड़छाड़ करने वाली महिलाओं, जो लोग छेड़छाड़ करते हैं महिलाओं से, उनको पकड़ने के लिए जो विंग बनाई गई थी, जो सुबह पार्क में टहलने वाली महिलाओं से लेकर के रात में मार्केट तक में घूमने वाली जो महिला थी उनके आगे पीछे साथी वर्ती में रहते थे, और जो अगर कोई छेड़छाड़ करता हुआ युवक वहां पाया जाता था तो उस पर कार्रवाई करी जाती थी। धीरे धीरे ये सब कागजों में सिमटता चला गया और छेड़छाड़ की घटनाओं में रेप जैसे केस दर्ज होने लगे, जिसका नतीजा ये देखने को मिलता है कि आज हाथरस, यूपी का हाथरस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पल्लवी, बिल्कुल, और इस हाथरस की वजह से इस समय सियासत भी काफी तेज हो गई है। संजीव जी, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है? पल्लवी, आपको बता दें जिस तरह से अगर बात 14 सितंबर को जिस तरह से किया जाता है आज उसकी मौत और दिल्ली के जो सफदरजंग अस्पताल में जिस तरह से उसकी मौत हो जाती है, जिस तरह से अगर बात की जाए, क्योंकि जो गैंगरेप होता है और उसके साथ ही साथ जो उसकी जो जबान है, वो जीभ है, वो काट दी जाती है और उसकी रीढ़ की जो गले की हड्डी है उसको तोड़ दी जाती है। ये शर्मनाक घटना जिस तरह की जाती, सबसे बड़ा सवाल उठता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तमाम जो है वो दावे किए जाते हैं, लेकिन एक बार फिर क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी, और तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी लगातार सवाले निशान जो है वो खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार कब तक जो है चेतेगी और
क्या किन कारणों से, क्योंकि लगातार जो कि ये बड़ा आज का दिन अगर बात की जाए, क्योंकि मंगलवार के दिन जिस तरह से, क्योंकि हाथरस यूपी के अंदर आता है और यूपी के अंदर इस तरह की बड़ी घटना होती है, वो सबसे बड़ा शर्मनाक होता है। जी पल्लवी। बिल्कुल संजीव, देखिए 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। मुआवजे का मरहम तो सरकार लगा देती है, सवाल यह है कि ऐसी कितनी पीड़िता हैं जिनको वाकई में सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिल गई हो। जी बिल्कुल पल्लवी, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि दिल्ली का जो निर्भया कांड है वो सबसे चर्चित कांड था। उसके बाद अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस के अंदर जिस तरह जो है दलित युवती के साथ जिस तरह गैंगरेप किया जाता है और उसकी हत्या की जाती है, ये सबसे बड़ा सवाली निशान खड़ा करता है सवाल के ऊपर, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो घटनाएं हो रही कानून व्यवस्था को लेकर के, तमाम तरह की जो है चर्चाएं और जो विपक्ष पार्टी है वो लगातार जो है सवालों के घेरे में खड़ती है। और इस समय अगर बात की जाए तो सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तमाम दावे और जो वादे हैं, ऑपरेशन दुराचारी से लेकर के ऑपरेशन बंदूक जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में चलाए गए। लेकिन अगर इस तरह की अगर उत्तर प्रदेश में महिलाएं और सुरक्षित नहीं है, वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी पल्लवी। बिल्कुल पुनीत, कहाँ गया एंटी रोमियो स्क्वाड? और अभी हाल ही में एक और टीम बना दी गई जो छेड़खानी की वारदातों को कम करने में मदद करेगी। ये टीमें कहाँ चली जाती हैं? वाकई में आपकी बात एकदम सही है, ये सिर्फ कागजों में सिमट कर ही रह जाता है और एक के बाद एक। यूपी में कोई ये पहला मामला नहीं है, आप 2 महीने का ही रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कितने ऐसे रेप की वारदातें हुई हैं और जघन्य अपराध किए गए हैं। बावजूद इसके इन मामलों में कमी आने का नाम नहीं हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या माना जाए? पुलिस का ये सुस्त रवैया और सरकार की अनदेखी? देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि आला कमान से जो आदेश निकलते हैं या तो उनका जमीनी स्तर पर सही से पालन नहीं होता, या जिले के एसपी, आईजी, डीआईजी इससे पालन कराने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाते हैं। आप कासगंज हाथरस की इस घटना को देख रहे हैं, शाहजहांपुर में ऐसी एक घटना हुई है जहां पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है। मुख्यमंत्री का जिला है गोरखपुर, वहां पर एक लड़का है जो युवती की फर्जी फेसबुक आईडी बना करके लोगों से अश्लील बातें कर रहा है, उसने कंप्लेन करी है, पुलिस लापरवाही भरा रवैया दिखा रही। इस तरीके से जब पुलिस लापरवाही भरा रवैया दिखाती है तो छेड़छाड़ करने वालों का मनोबल बढ़ता है। और जिस तरीके से ये अपराधी रहे, हालांकि अब पुलिस ने इनको चारों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अगर पुलिस पहले से ही संजीदा होती और पहले से ही गंभीर होती तो कहीं ना कहीं घटनाओं पर लगाम लग सकती है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, कई ऐसे दल बनाए गए थे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मॉर्निंग वॉक करने से लेकर के देर रात तक शादी वर्दी में पुलिस वाले बाजारों में, पार्कों के आसपास मौजूद रहते थे। समय के साथ साथ ये कागज में सिमटता चला गया। क्या जो मुआवजा है, मुआवजे का मरहम लगा देने से ही सारी बातें खत्म हो जाएंगी? संजीव यादव कानपुर का हत्याकांड, फिरौती की रकम देने के बाद में भी उसकी मौत हो जाती है, पुलिस नाकाम साबित होती है, वहां पर भी मुआवजे का मरहम लगाया जाता है। कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को यह समझना होगा कि जो कागजों में दिखाया जा रहा है वो धरातल पर नहीं है। थाने पर अभी भी लापरवाही भरा रवैया अपनाया जा रहा है। विकास दुबे का कांड देख लीजिए, कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की गलती उसमें निकली और जो इतना बड़ा संरक्षण उसको प्राप्त था वो थाने से ही प्राप्त था। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म की जरूरत है। पूरी पुलिस में एक रिफॉर्म लाना होगा और जो मैसेज ऊपर से चलता है अगर वो नीचे तक काम नहीं करेगा तो हालात ऐसे ही बने रहेंगे। जी पल्लवी। बिल्कुल, और ये जो आईजी रेंज कह रहे हैं कि रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है, इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि पहले इस तरह की खबर साफ तौर पर निकल कर आ रही थी कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उसमें रेप की पुष्टि हुई है। तो अब ये आईजी रेंज कौन सा नया दावा कर रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और कहीं ना कहीं घटना को छोटा कर देना चाहते हैं ताकि जो प्रदेशवासियों और देशवासियों में जो गुस्सा नजर आ रहा है, लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं यूपी पुलिस की कार्रवाई पर, उससे बचने के लिए आप सफाई पेश करी जा रही है। 4,12,000 रुपए का हमने अभी मुआवजा दिया, इससे पहले हमने मुआवजा दिया, हमने SC लगा दिया, रेप की पुष्टि हुई तो हमने 376 लगाया है, मौत हो गई तो 302 लगाया है। आज आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपकी कार्रवाई कहाँ थी जब लड़की कंप्लेन करती है पुलिस में? 112 की टीम है, लोग कॉल करते हैं, पुलिस आती है, लेकिन ज्यादातर पुलिस समझौता करके चली जाती है, थाने पर बैठ जाते हैं, वहां समझौते हो जाते हैं, जो आरोपी होते हैं उनको थाने से छोड़ दिया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की क्राइम हिस्ट्री उठा करके देखी जाए तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की काफी गलतियां नजर आती है, लेकिन उसके बाद भी अपने चाहते अफसरों पे चलते कहीं ना कहीं ये लोग थाने की कुर्सी पर जमा रहते हैं। जिस तरीके से कड़े मैसेज ऊपर से चलते हैं कि आखिर सीधे तौर पर महिलाओं की रक्षा करी जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा करी जाएगी, तमाम ऐसी योजनाएं, ऐसे दल, ऐसे स्क्वाड टीम बनाई जाती है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो कागजों में नजर आने लगती है। क्या सरकार किसी बड़ी घटना का वेट करती है? आज बड़ी घटना हुई है, कल आपको बदलाव नजर आएगा, लेकिन 15 दिन बाद फिर वही धरातल पर काम होना बंद हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं आप अगर पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड उठा करके देखिए तो यूपी में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि रेप जैसी घटनाओं को पुलिस ने छेड़छाड़ में दर्ज किया, लापरवाही भरा
रवैया दिखाया और जब घटना बड़ी हो गई इसके बाद कार्रवाई करते। अगर ऊपर से चला मैसेज सही से नहीं जाएगा और बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। जी पल्लवी। बिल्कुल संजीव, इस पूरे मामले को जाति से जोड़कर देखना कितना सही होगा? जिस तरह से आज भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण दिल्ली में धरने पर बैठ गए, सफदरजंग अस्पताल के बाहर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और उनका साफ तौर पर कहना है कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, योगी सरकार में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या वाकई में इसे एक जाति से जोड़कर देखना सही होगा? जी बिल्कुल नहीं। जिस तरह से अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से दलित युवती के साथ गैंग रेप हुआ, गैंग रेप के साथ उसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई, और जिस तरह से बेहद अगर बात की जाए जिस तरह से उसकी हत्या की गई, वो वास्तव में, क्योंकि निर्भया कांड, दिल्ली का निर्भया कांड जो है पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है, लेकिन जिस तरह से अगर हाथरस की जो घटना हुई है उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए एक दलित युवती के साथ रेप हुआ, और तमाम, क्योंकि घटना होने के बाद तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो चाहे हम बसपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार जो है अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए जो है ट्विटर के माध्यम से लगातार कह दें। लेकिन अगर सबसे बड़ा चीज आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की बड़ी घटना क्यों हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है पल्लवी। बिल्कुल, और अभी इस समय बताया जा रहा है कि हाथरस के उस गांव में काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और तमाम पीएससी वहां पर अभी तैनात है। कितनी सच्चाई है संजीव? क्या वाकई में भारी संख्या में वहां इस समय पुलिस फोर्स तैनात है? जी पल्लवी, आपको बता दें अभी कुछ ही देर पहले मेरी वहां के एसपी से बात हुई थी। वो पूरा का पूरा गांव जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अगर बात की जाए, क्योंकि जो मृतक जो युवती है उसका शरीर जो है एम्बुलेंस के माध्यम से देर रात करीब 12 से 1 बजे जो है हाथरस में पहुंचेगा। और क्योंकि सुरक्षा के एवज में शासन और प्रशासन ने वो पूरा का पूरा गांव जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 12 से 1 बजे की सूचना है कि वो जो मृतिका है वो वहां पहुंचेंगी, क्योंकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर के प्रशासन ने और वहां का जो स्थानीय पुलिस है वो अलर्ट हो गया है। पूरे का पूरे गांव में छावनी में तब्दील हो गया है। जी पल्लवी। बिल्कुल पुनीत, ये आरोप लगातार लगाया जा रहा था, सुबह से हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और ये बात कही जा रही थी कि बॉडी को देखने तक नहीं दिया जा रहा, परिजनों को बॉडी देखने तक नहीं दी गई और अस्पताल से बाहर ले जाई गई बिना बताए गए, बिना किसी अनुमति के। कितनी सच्चाई है? और जो पीड़िता का भाई है वो भी मीडिया के सामने आया था और उसने भी यही बात कही थी कि अभी तक हम उसको, उसकी बहन की बॉडी तक नहीं देखने गई और इसके अलावा ना किसी और परिजन को देखने दी गई। देखिए पल्लवी, जिस तरीके से प्रदेश और देश की जनता में गुस्सा है उसको देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ऐसे कदम उठा रही है ताकि इस मामले को दबाया जाए। पुलिस प्रशासन अब मामले को दबाने में लगा है। एक तरफ आईजी बयान देते हैं कि रेप नहीं हुआ है, दूसरी तरफ सफदरजंग अस्पताल से उसकी बॉडी अभी तक परिजनों को सुपुर्द नहीं करी गई है, उनको देखने नहीं दी गई है। सीधे वहां से ला करके और सीधे जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो कराने का पूरा पुलिस का प्लान है और देर रात से बॉडी वहां से लाई जाएगी। लेकिन गाँव में जिस तरीके से लोग इकट्ठा है उसको देखते हुए पीएससी बल लगाया गया है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस से सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर आज जो तमाम स्क्वाड टीम आपने बनाई थी उसका क्या हुआ। लेकिन पुलिस सीधे तौर पर प्राथमिकता इस बात को दे रही है कि किस तरीके से इस मामले को समाप्त किया जाए, क्योंकि कुछ विपक्षी दल के नेता हैं जो वहां पर पहुंचना चाहते हैं, उसके गांव पहुंचना चाहते हैं, उनको भी रोका गया। अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश कार्यालय से धरने पर निकल रहे थे उनको रोका गया है। जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो वहां पहुंचना चाहते हैं, उनको रोका गया है। तमाम विपक्षी दल इस पे राजनीति ना कर सके उसको लेकर के पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर बॉडी देर रात लाना चाहता है और सुबह जल्द से जल्द इसका अंतिम संस्कार करके मामले को दबाने का देखिए पूरा प्रयास चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आईजी बयान दे रहे हैं, आईजी आखिर इस बात को क्यों नहीं कबूल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस से लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस से गलती हुई है, पुलिसिंग में कहीं ना कहीं गलती है, कमी है, पेट्रोलिंग में कमी है, जिसके चलते घटनाएं बढ़ रही हैं। और अब जब जिम्मेदारी लेने की बात आ रही है तो सीधे तौर पर वो बयान दे रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है, हमने मुआवजा दे दिया। लेकिन इस तरीके से बयान से जनता का गुस्सा कम होने वाला नहीं है। अब कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया को कड़ा कदम उठाना होगा और आईजी से लेकर के एसपी तक कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी। इंस्पेक्टर जो थे उनको निलंबित कर दिया गया, लेकिन जो अन्य पुलिसकर्मी है इसमें जांच करी जाए और उन सबको कहीं ना कहीं एक कड़ी सजा दी जाए और एक कड़ी कार्रवाई करी जाए ताकि ये नाजीर बने और दोबारा कभी ऐसी घटना ना होने पाए। जी पल्लवी। स्मृति ईरानी कहाँ गई पुनीत मोहन? वो तो लगातार बड़ी बड़ी बातें करती रही थी, महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम दावे उनकी तरफ से किए जाते रहते हैं, वो क्यों चुप्पी साधे बैठी हुई हैं? प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गए? खुद योगी आदित्यनाथ कहाँ गए? किसानों के मसले पर तो बढ़ चढ़कर सामने मीडिया के आ रहे थे, विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। जब खुद के आंचल पर दाग लगा तो सब कहाँ मुंह छुपाकर बैठे हुए हैं? किसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? क्या किसी सत्ता पक्ष के किसी भी एक नुमाइंदे ने कोई प्रतिक्रिया दी है सिवाय ये कह देने कि हमने मुआवजा दे दिया?
जी बिल्कुल पल्लवी, अभी कुछ दिन पहले जब किसान बिल आया उसके समर्थन में बीजेपी ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया। सोशल मीडिया पर कई नेता लाइव आए थे, लेकिन आज ना तो अमेठी के जो सांसद है स्मृति ईरानी वो नजर आ रही, ना यूपी बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर अगर फोन कॉल करा जा रहा है तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हमने मुआवजा दे दिया, हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाएंगे, दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे। लेकिन इस बात का जवाब बीजेपी के किसी नेता के पास में नहीं है कि आखिर एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ गया, फास्ट ट्रैक में कितने केस चल रहे हैं, इस बात का जवाब बीजेपी के पास में नहीं है। जिस तरीके से 2017 में फैसला था महिला सुरक्षा कानून को लेकर के और कानून व्यवस्था को लेकर के, अब सच्चाई नजर आ रही। हर दूसरे महीने यूपी में एक ऐसा बड़ा केस होता है जो पूरा देश देखता है और योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। कल फिर एक नई टीम बनाई जाएगी, अब एक नया प्रोपेगेंडा लाया जा रहा है कि जो छेड़छाड़ करेंगे उनका पोस्टर लगाया जाएगा। क्या इससे रेप की घटनाएं रुक जाएंगी? एनकाउंटर पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है और पुलिस की लापरवाही के चलते जो रेप जैसी घटनाओं को छेड़छाड़ में दर्ज कर रहे हैं और छेड़छाड़ की घटनाओं को बहुत हल्के में जो पुलिस लेती है आगे गंभीर रूप ले लेती है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा रिफॉर्म लाने की जरूरत है योगी सरकार को, क्योंकि यूपी में चुनाव को केवल 15 महीने बचे हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी सरकार के हर एक कदम पर नजर है और कानून व्यवस्था को लेकर के आज योगी सरकार पर विपक्ष हावी है और जो योगी सरकार के प्रवक्ता है, जो नेता है, वो जवाब देने से बच रहे हैं। सीधे तौर पर मुआवजा हमने दे दिया है, अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है, फास्ट ट्रैक में केस चलाएंगे, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा कब होगी, कब एक कड़ा कानून बनाया जाएगा। जी पल्लवी। बिल्कुल संजीव, देखा जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में ही इस तरह के हालात बने हुए हैं, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसके पीछे वजह क्या मानी जाए? देखिए, कानून बहुत है हमारे देश में, लेकिन बड़ी वजह यही मानी जा सकती है कि उन कानूनों को सही ढंग से जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा, उन कानूनों का असर नहीं दिख रहा, लोगों में भय नहीं है और यही वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। संजीव जी बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें जिस तरह अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के और जो आपराधिक लोग हैं उनको भय प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन जो है दुराचारी वो चलाया और उसके पहले जो है ऑपरेशन मजनू भी चलाया। कहने के बाद देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से आए दिन जो घटनाएं सामने आ रही है उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े होते हैं। और इस समय अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो जो है कटघरे में खड़ी हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष को भी लगातार मौका मिल रहा है तमाम जो वादे और दावे हैं उनको, क्योंकि जिस तरह से तमाम वादे किए जाते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, कानून व्यवस्था सुरक्षित है, उनको लेकर के विपक्ष को भी एक बार फिर मौका भी मिला है। और जिस तरह की ये हाथरस में जो घटना हुई है वो बहुत ही बेहद शर्मनाक घटना हुई है, जिस तरह से दलित युवती के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या है। संजीव की सफदरजंग अस्पताल के बाहर परिवार जो है वो धरने पर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर बात की जाए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस के ऊपर, पुलिस महकमे के ऊपर, क्योंकि अगर बात की जाए जो हमें जानकारी मिली है, क्योंकि जिस तरह से बंद जो जब पीड़िता ने अपना बयान दिया था मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद मुकदमा FIR दर्ज होती है 8 दिन के बाद, और आज क्योंकि जिस तरह से उसकी मौत हो जाती है 8 दिन के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करती है दुष्कर्म के मामले, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार 8 दिन तक जो है स्थानीय पुलिस क्या करती रही, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया गया, इन चीजों को क्या ताकतवर लोग इससे जुड़े थे, उस पर भी कई तरह के जो है वो सवाल खड़े होते हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी आरोपियों को बचाने की, संरक्षण मिल रहा है, तभी तो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुनीत, जब IG कह चुके हैं कि रेप हुआ ही नहीं, दुष्कर्म की पुष्टि हुई नहीं, तो फिर किन धाराओं में आगे कार्रवाई की जाएगी? किस बिहाफ पे फास्ट ट्रैक में इस पूरे मामले को लेकर जाया जाएगा? उनके हिसाब से तो दुष्कर्म हुआ ही नहीं, सिर्फ हत्या हुई है। जी बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से IG का बयान आया है कि रेप नहीं हुआ है, जीप काटी नहीं गई है, तमाम ऐसी धाराएं हैं जो चार्जशीट में ही हल्की कर दी जाएंगी, तो आखिर फास्ट ट्रैक में कैसे पीड़िता को न्याय मिलेगा? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस आखिर जब पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि होती है तब धारा 376 की कार्रवाई करती है, मौत हुई है 302 की कार्रवाई करेगी, लेकिन अब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये धारा हट जाएगी और आरोपियों को सीधे तौर पर मदद मिलेगी। अब पुलिस सीधे से अपने को बचाने में लगी है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अपना कॉलर बचा रहे हैं और सीधे तौर पर जनता के और मीडिया के सवालों से बच रहे हैं। आज बीजेपी के नेता भी अपने घरों में बैठे हैं, सवालों से बच रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा हास्यास्पद मामला यूपी पुलिस का है कि शाम को अगर आप मास्क या हेलमेट नहीं लगाए हैं तो पुलिसकर्मी ऐसा दौड़ा कर पकड़ते हैं जैसे 50,000 का इनामी पकड़ लिया हो। लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो पुलिस कहीं ना कहीं जवाब देने से बचती है।
थानों पर केवल पेट्रोलिंग लगाने से, लोगों की गाड़ियों का चालान करने से इस पूरे लॉकडाउन के दौरान में यूपी पुलिस ने करोड़ों रुपए केवल चालान करके कमाए हैं। आपकी गाड़ी सही ना चले तो पुलिस चालान कर देगी, लेकिन कानून व्यवस्था की गाड़ी अगर सही चले या ना चले इससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। आखिर जनता का भी एक सवाल है कि कानून व्यवस्था को लेकर के योगी सरकार इतनी लचर क्यों नजर आ रही है? जो काम कागजों में किए जा रहे हैं वो धरातल पर क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से चेकिंग लगाई जाती है उस तरीके से सौदों को पकड़ने के लिए अभियान क्यों नहीं चलाए जाते हैं? और अगर अभियान चलाए जाते हैं तो पुलिस उसमें आपसी खुन्नस क्यों निकालती है? क्यों निर्दोषों को उठा करके गिरफ्तार करती? तमाम ऐसे मामले आए, तमाम ऐसे मामलों को हमने कवरेज किया है, अपने दर्शकों को दिखाया है। सीधे तौर पर यूपी पुलिस की पूरी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा और योगी सरकार को एक सख्त एक्शन लेना होगा। जो भी पुलिसकर्मी इसमें लापरवाह है, जिनकी वजह से ये घटना अंजाम हुआ है, उसको उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक सख्त कार्रवाई यूपी पुलिस को करनी होगी। जी, तभी जाकर इस तरह के मामलों पर रोक लग सकेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की, अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो हाथरस पीड़िता की आज सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है कि जो गांव है वहां पर इस समय भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, क्योंकि रात 12 बजे तक जो बॉडी है पीड़िता की वो गांव लाई जाएगी। उधर परिवार जो है अभी भी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठा हुआ है। तमाम यहां पर अभी भी कंफ्यूजन है। आईजी साफ तौर पर कह रहे हैं कि दुष्कर्म नहीं हुआ है, इस तरह की पुष्टि हुई है। और इससे पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पर यह पुष्टि हो गई थी कि दुष्कर्म हुआ है। तो इस तरह का कंफ्यूजन लगातार बरकरार है। खैर, अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है पुलिस के द्वारा और योगी सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति।